दोस्तों स्टडी 91 के YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों केमिस्ट्री के मास्टर वीडियो क्लास में आज हम बातचीत करने जा रहे हैं कुछ स्पेशल मुद्दे के ऊपर। देखिए क्या होता है ना, जब कभी आपका एग्जाम नजदीक आ जाता है तो आपको ये नहीं समझ में आता है कि सर पूरे के पूरे केमिस्ट्री में जो इतनी विस्तार से हम लोग पढ़ा गया, तो अब हमें केमिस्ट्री में कौन कौन सी बातें याद रखनी चाहिए। ठीक है, तो उसका जो निचोड़ होगा ना, वो अगले 1 वीक तक मैं आपको केमिस्ट्री का निचोड़ देने वाला हूं। मतलब ऐसे सभी छोटे छोटे पॉइंट जहां से मुझे ऐसा लगता है कि आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ऐसा मुझे क्यों लगता है, ऐसा नहीं कि मैं अपने जो है फीलिंग के हिसाब से ऐसा कुछ कर रहा हूं, नहीं ऐसा नहीं है दोस्तों। मैंने देखा, मैंने अनेक एग्जाम्स को देखा, उसके पेपर को देखा, उसके पेपर सेट को देखने के बाद मुझे यह अंदाजा लगा कि एक्चुअली में कौन कौन से टॉपिक हैं जहां से आपके केमिस्ट्री के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। अगर ऐसे पॉइंट को डायरेक्टली आपको पढ़ा दिया जाए तो मुझे लगता है आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प मिल पाएगी। यह एग्जाम समय में एक तरह से आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो यहां पर पीछे आपको थंबनेल में दिख रहा होगा दोस्तों, बहुत सारे टॉपिक को मैंने नोट किया है। जैसे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रमुख अम्लों और उसके प्राकृतिक स्रोतों के बारे में। सिंपली आपसे क्वेश्चन क्या करता है, जैसे पूछ दिया सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड कहां से पाया जाता है या उसके मुख्य प्राकृतिक स्रोत कौन से हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने दे दिया, आप क्या बताओगे बताओ। या आपसे पूछ दिया कि ऑक्जेलिक एसिड का मुख्य स्रोत क्या है। अपने आप में सबसे टफ क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। या फिर दूसरे तरीके से आपसे पूछ दिया कि विभिन्न पदार्थों की स्थितियां और उसके कारण पूछ दिया। जैसे पूछ दिया ना कि खीरे में कड़वाहट का कारण क्या होता है, मिर्च में तीखापन का कारण क्या होता है, टमाटर के लाल होने का कारण क्या होता है, तो आप क्या बताओगे। इस तरह के प्रश्न भी आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों कांच के प्रकार की बात कर लें। कांच के प्रकार में दोस्तों कई प्रकार के कांच आते हैं, उनका कई टाइप होता है, तो उसका पूछता है कहां कहां पर कौन सी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। या फिर आपसे पूछ सकता है कि पीएच मान वगैरह, किस चीज का, किस पदार्थ का क्या पीएच मान होता है, वो भी कभी कभी परीक्षा में पूछ लेता है। और आज एक सबसे बेहतरीन मैं टॉपिक कराने वाला हूं, जो है व्यापारिक और रासायनिक सूत्र, यानी किसको क्या कहा जाता है। जैसे आपने कई बार खाने वाले सोडे का नाम सुना होगा या कपड़े धोने वाले सोडे का नाम सुना होगा, लेकिन इंग्लिश में उसको इंग्लिश नहीं, उसका रासायनिक सूत्र क्या है भाई। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, इसको लेकर के आपके मन में कंफ्यूजन होगा। तो आज इस तरह के टॉपिक पर हम लोग बातचीत करने वाले हैं। अब मुझे लगता है कि आपको रियलाइज हो गया होगा कि ये वाली सीरीज आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट। ज्यादा नहीं, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों 3 से 4 क्लास इसका होगा, ठीक है। उसके बाद पूरा का पूरा केमिस्ट्री आपका समाप्त हो जाएगा। वैसे भी पूरी केमिस्ट्री आपको पढ़ा दी गई है, पूरी फिजिक्स आपको पढ़ा दिया गया है। इसके अलावा जो है बायोलॉजी आपका कंप्लीट हो चुका है। तो मुझे नहीं लगता है कि अब साइंस को लेकर के आपके मन में कोई डाउट होना चाहिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को और फिर मजे के साथ पढ़ते हैं। एक बात और याद रखेगा, स्टडी 91 का एप्लीकेशन भी आ चुका है। तो अगर अभी आपने एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया है तो जान लो सबसे पीछे हो आप, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उसको इंस्टॉल कर चुके हैं और वो लोग पढ़ाई कर रहे हैं। उनको लग रहा होगा कि वाकई इस एप्लीकेशन में बहुत कुछ दिया है, यानी पढ़ने वाले बच्चों के लिए समझ लो कि गागर में सागर है, उसके समान एप्लीकेशन है। अथाह चीजें इस एप्लीकेशन पर मैंने दिया, खुद मैंने इस एप्लीकेशन पर, हमारी टीम ने 2 साल से लगातार काम करते करते अब जाकर के मई महीने में एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। तो अगर आप चाहते हैं आपकी बेहतर तैयारी हो तो जल्दी से एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, इसके माध्यम से तैयारी करना आप शुरू कीजिए। चलिए सबसे पहले अम्लों और उसके प्राकृतिक स्रोत के बारे में बता देता हूं। सबसे कठिन टॉपिक है, अभी तक आपको यह टॉपिक नहीं मिला होगा पूरे केमिस्ट्री में, ठीक है। सुनिएगा, आपसे पूछता दोस्तों फार्मिक एसिड के बारे में। दोस्तों फार्मिक एसिड का मुख्य स्रोत क्या होता है। हम लोग पढ़े कि जब चींटियां चलती हैं तो अपने पीछे फार्मिक एसिड छोड़ती हैं, उसी वजह से पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता पता होता है। आप इसको ट्राई भी कर सकते हैं। कहीं अगर दीवार पे घर में चींटियां चल रही हो, जहां पे चींटी नहीं, वहां पर अपने अंगुली से एक लाइन ऐसे खींच देना, ठीक है। वहां पहुंचने के बाद चींटियां भ्रमित हो जाती हैं, क्योंकि उनका रास्ता क्या हो जाता है, टूट जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो फार्मिक एसिड होता है ना, उसको आपने क्या कर दिया, उसके चेन को आपने तोड़ दिया, तो चींटियां भ्रमित हो जाती है। एक बार करके देखना, उनको परेशान मत करना, उलझाना मत, ठीक है, लेकिन एक बार आप ट्राई करना, आपको समझ में आ जाएगा। इसके अलावा जो बिच्छू वगैरह होता है, बिच्छू के डंक वगैरह में भी यही पाया जाता है फार्मिक एसिड, ठीक है, इसको याद रखेगा। तो इसका प्राकृतिक स्रोत क्या हो गया, लाल चींटी या फिर बिच्छू। दूसरा दे रहा है दोस्तों साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल कहां पर पाया जाता है, इसके प्राकृतिक स्रोत होते हैं जो भी खट्टे फल हैं, जो भी खट्टे फल हो, जिसको खाने में खट्टापन आए, लाइक क्या, जैसे संतरे की बात कर ले, ठीक है, उसमें भी खट्टापन होता है। मौसम्बी की बात कर ले, उसमें होता है। तो जो भी खट्टे फल हैं उन सभी में क्या पाया जाता है, आंवला वगैरह में भी साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। परीक्षा में क्वेश्चन आता है, आपको बताना पड़ेगा। अगला पॉइंट देखिए, बेंजोइक एसिड किसमें पाया जाता है, बेंजोइक एसिड। तो याद रखें दोस्तों, बेंजोइक एसिड पाया जाता है
घास में या फिर पत्तियों वगैरह में पाया जाता है बेंजोइक एसिड। अच्छा, पत्तियों के हरा होने के कारण क्या होता है? क्लोरोफिल, याद है ना आपको? तो याद रखिएगा क्लोरोफिल की वजह से पत्तियां हरी होती हैं। आगे दे रहा ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। ऑक्जेलिक एसिड कहां पर होता है? एक तो हम लोग पढ़ते हैं कैल्शियम ऑक्जिलेट, वो जो पथरी होता है उसको बोलते हैं, लेकिन यहां पर ऑक्जेलिक एसिड पूछ रहा है तो एक स्पेशल वृक्ष है, उसका नाम है सारेल। सारेल के वृक्ष से ऑक्जेलिक एसिड प्राप्त किया जाता है, यह प्राकृतिक रूप से उसका स्रोत माना जाता है। इसी तरह से एसिटिक अम्ल है दोस्तों, तो याद रखें फलों के रस से संबंधित होता है। एसिटिक अम्ल जो है ये फलों के रसों से संबंधित है। उसी तरह से नाइट्रिक अम्ल है दोस्तों, नाइट्रिक अम्ल याद रखेगा फिटकरी, फिटकरी जानते हैं ना? फिटकरी, फिटकरी से दोस्तों पानी का शुद्धि भी किया जाता है, ठीक है। तो फिटकरी और सोरा जो होता है नाइट्रिक अम्ल का क्या है? प्राकृतिक स्रोत है। सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो हरा कशिश सुना होगा, हरा कशिश, वो इसका प्राकृतिक स्रोत माना जाता है। आपके लिए सभी टॉपिक यहां पर जो दिए गए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जल्दी से पढ़ लीजिए, क्योंकि इतना अच्छा आपको बेहतर मिलने वाला नहीं है। आगे देखिए यूरिक एसिड। यूरिक एसिड कहां मिलता है दोस्तों? तो जाहिर सी बात है यार, जो हम मूत्र करते हैं ना, जितने भी जीवधारी मूत्र करते हैं, खास करके मनुष्यों की बात कर लें, उनके मूत्र से यूरिक एसिड निकलता है। क्या होता है? यूरिक एसिड, ठीक है। इसको याद रखेगा। शरीर में कभी यूरिक एसिड का जब जमाव हो जाता है तो याद रखें इसी से गठिया रोग भी होता है। ये गांठें दर्द करती है ना, ये जो गठिया रोग होता है ये यूरिक एसिड के जमाव से ही होता है, उसको भी याद रखेगा। टैनिक अम्ल कहां पर होता है दोस्तों? तो टैनिक अम्ल होता है चाय में। कहां पर होता है? चाय में। ये भी आपके लिए स्पेशल है। वैसे आप नॉर्मली जानते हैं वहां निकोटीन होता है ना, लेकिन निकोटीन तंबाकू में है। हाँ, चाय जब आप लंबे समय तक लिए छोड़ देते हो तो वहां पर नुकसानदायक हो जाता है। याद रखिए यहां पर क्या है? टैनिक है। आगे देखिए मैलिक एसिड। मैलिक एसिड संबंधित है दोस्तों सेब से। कच्चे सेब जो होते हैं, जो फल होते हैं, उससे संबंधित है मैलिक एसिड। सब परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। बिलीव नहीं है तो केवल ये जो 3-4 दिन की सीरीज है ना, आप इसको देख के देखिए। एक बार 4 सीरीज 5 सीरीज पूरी हो जाने दीजिए। देखिए मैं पहले से बता नहीं पाता हूं। आप भी कहेंगे सर कभी आप बोलते हो 1 वीक चलेगी, कभी बोलते 4-5 दिन। देखो मुझे नहीं पता कितना चलेगा। मैं क्या करता हूं, जब खाली होता हूं ना तो मैं टॉपिक सेलेक्ट करता हूं कि आज मुझे बच्चों को ये बताना है, क्योंकि यहां से बहुत सारे प्रश्न आते हैं तो मैं बनाता चलता हूं। अब वो अगर वो बनाओगे तब ना आपको पता चलेगा कि कितना दिन लगने वाला है। अब जैसे मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूं इस सीरीज को, तो जो भी मुझे इंपॉर्टेंट चीजें मिलेंगी वो मैं आपको देता जाऊंगा। जब मुझे लगेगा कि नहीं अब सारी इंपॉर्टेंट चीजें कवर हो गई हैं तो फिर रोक दूंगा उसको। यही है, ठीक है। इसीलिए मैं बार बार ऐसा बोल रहा हूं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे दिख रहा है हाइड्रोक्लोरिक। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहां होता है दोस्तों? ये तो हमारे पेट में होता है, आमाशय में। HCl जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। खाने को पचाने में, या कह सकते हो कि खाने को टुकड़े टुकड़ों में तोड़ने के लिए ये HCl काम आता है, ठीक है। आगे लिख रहा है एमिनो एसिड। एमिनो एसिड कहां होता है दोस्तों? तो याद रखिए प्रोटीन में होता है। प्रोटीन इसका मुख्य स्रोत होता है एमिनो एसिड, ठीक है। बाकी दूध वगैरह में भी होता है। लैक्टिक एसिड, तो इसको भी याद रखिए। दूध को दही में कन्वर्ट कौन करता है? लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया होता है, तो लैक्टिक एसिड भी याद रखिए। और हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड का जब जमाव हो जाता है ना, तो भी याद रखिए उससे थकान महसूस होता है। क्या होता है? थकान महसूस होता है। आगे देखिए टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल कहां होता है? ये इमली वगैरह में पाया जाता है। इमली हो गया, अंगूर हो गया, उसमें पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। इतना अगर आप याद रखते हैं तो आपके एग्जाम में जरूर आपको फायदा मिलेगा। चलिए और भी आपको बताता हूं दोस्तों। यहां पर दे रहा है कुछ पदार्थों और उसकी स्थिति और कारण दे रहा है। जैसे प्याज का लाल होना, आप देखते होंगे खास करके जो नासिक वाली प्याज होती है, महाराष्ट्र के नासिक में प्याज की बड़े मात्रा में भारी पैमाने पर खेती की जाती है, तो वहां की प्याज लाल प्याज होती है। और जो हम लोगों साइड बोया जाता है ना, उत्तर प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों में, बिहार के आसपास क्षेत्रों में जो प्याज होता है वो लाल नहीं होता। लाल मतलब ये वाला एकदम लाल क्या, गुलाबी होता है, आप समझ लो, ठीक है, पिंक होता है। तो याद रखिए प्याज का लाल होना किस वजह से है? करा एंथ्रासाइनिन की वजह से। साइन, ठीक है, एंथ्रोसाइनिन। देखिए साइनिन और साइन में अंतर होता है। एंथ्रोसाइनिन बोलेंगे तो याद रखिए गाजर का लाल होना ये एंथ्रोसाइनिन की वजह से होता है, ठीक है। उसी तरह से प्याज का लाल होना भी एंथ्रोसाइन की वजह से। लहसुन में जो गंध आती है, तीक्ष्ण गंध होती है, ठीक है, तीक्ष्ण नहीं होती है, थोड़ा सा अजीब गंध होती है, वो किस वजह से होता है? तो एलाइसिन की वजह से। एलाइसिन याद रखिएगा। आगे दिख रहा है कि करेले में कड़वाहट, करेला होता है ना, करेला, करेले में बड़ा कड़वाहट लगता है, तो याद रखिए आप लोग के घर में करेला बनता होगा तो बहुत सारे लोगों को पसंद भी नहीं आता होगा। मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं। करेले की कड़वाहट को खत्म करने के लिए आप उस पर जो है हल्दी का एक लेप लगा दीजिए, उसके बाद करेला बनाइए, उसकी कड़वाहट कुछ हद तक कम हो जाती है। आप कहेंगे सर खाने बनाने में पता है क्या, बहुत समय संघर्ष किया गया, अपने हाथों से खाना बनाया गया। अभी भी अगर कभी कभी मौका आता है तो फिर मैं जरूर बनाता हूं, ठीक है, और बड़े मजेदार मजेदार खाने बनते हैं, ठीक है। चलिए खैर बात की बात है। तो करेले में कड़वाहट याद रखिए ये ट्राइटरपाइन की वजह से होता है, ठीक है।
ट्राइटरपाइन होता है, उसकी वजह से क्या होता है, करेले में कड़वाहट होता है। मिर्च में तीखापन, आपने नाम सुना होगा कैप्सेसिन, क्या नाम है, कैप्सेसिन की वजह से मिर्च में तीखापन होता है। खीरे में कड़वाहट कैसे होता है, कुकुरबिटेमिन, किसकी वजह से, कुकुरबिटेसिन या विटामिन दोनों कहा जाता है, तो याद रखेगा कुकुरबिटेसिन की वजह से खीरे के अंदर जो होती है वो कड़वाहट होती है। कभी कभी खीरे में कड़वाहट होती है ना, तो खीरे को काटते समय ऊपर के हिस्से से ऐसे रगड़ा जाता है, थोड़ी सी कड़वाहट उससे कम हो जाती है। मूली में जो तीखापन है दोस्तों वो आइसोसाइनेट की वजह से, किसकी वजह से, आइसोसाइनेट की वजह से मूली में तीखापन आता है, ठीक है, तीखी मूली लगती है, ठीक है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। प्याज में गंध क्या है, एलाइल की वजह से, ठीक है, जबकि एंथ्रोसाइनिन की वजह से प्याज का लाल रंग होता है। नारंगी में जो रंग होता है वो कैरोटी की वजह से, कैरोटीन मत बोलिएगा, ठीक है, ये कैरोटी की वजह से नारंगी में रंग पाया जाता है। प्याज में जो पीला रंग होता है ना उसका थोड़ा सा अलग होता है, क्वेरसिटीन नाम है, क्वेरसिटीन, ठीक है, तो याद रखेगा। हल्दी में पीलापन है वो कुकुरकुनीन नाम है। देखिए कुकुरबिटेसिन जो था वो खीरे के अंदर कड़वाहट के लिए जिम्मेदार होता है, और हल्दी का पीला रंग जो है दोस्तों वो कुरकुमीन, याद कर सकते हैं कुरकुमीन, ठीक है, तो उसको भी याद रखेगा। आंवले में कसैलापन, ये टैनिन की वजह से। मिर्च का लाल रंग वो कैप्सेसाइनिन या तीखापन भी कह सकते हो। टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन की वजह से। आलू में कंदों का हरापन जो होता है वो सोलिनिन की वजह से होता है, ठीक है, तो ये सभी पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, बेशक फायदा मिलेगा, 100% मैं गारंटी लेता हूं कि आपको जरूर परीक्षा में हेल्प मिलेगा। क्यों हेल्प मिलेगा, क्योंकि जितने प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं केमिस्ट्री से वो खासकर इसी के इर्द गिर्द घूमते नजर आते हैं। एक बार आप जरूर पढ़िएगा, बहुत फायदा मिलेगा, ठीक है। आगे देखिए, कुछ कांच के बारे में दिया जा रहा है, जैसे फ्लिंट कांच होता है, तो फ्लिंट कांच का इस्तेमाल व्यक्ति कहां करता है, याद रखिए, ये जिस कैमरे का हम लोग इस्तेमाल करते हैं जिससे रिकॉर्डिंग होती है, इसमें फ्लिंट कांच का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर जो दूरबीन वगैरह होती है ना उसमें भी फ्लिंट कांच का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है फ्लिंट कांच, और काफी महंगा भी होता है। ऐसे करके याद रखना, जो भी महंगी चीजें होती है जहां पर लेंस के रूप में कांचों का इस्तेमाल करते हैं वहां पर ये फ्लिंट कांच का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो सूक्ष्मदर्शी हो, दूरदर्शी हो, कुछ भी हो इस तरह का हो, उन सभी में फ्लिंट कांच ही लगता है। मृदु कांच दोस्तों, मृदु कांच मतलब मृदु माने बहुत मुलायम, ठीक है, जो थोड़ा सा भी झटका लगेगा टूट जाएगा, ठीक है, तो ऐसा कांच का इस्तेमाल किया जाए, बड़ा सस्ता भी होता है मृदु कांच। तो ये कांच का इस्तेमाल किया जाता है परख नली वगैरह, बीकर वगैरह बनाने में। आपने देखा होगा जो प्रयोगशालाएं होती हैं, हाई स्कूल इंटर की कक्षाओं में हमने देखा था प्रयोगशालाओं को, तो उन प्रयोगशाला में जो कांच होता है बड़ा हल्का होता है, ठीक है, वो होता है मृदु कांच। तो परख नली हो गया, बीकर वगैरह हो गया, वो उसमें जो बनाए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों पायरेक्स कांच है, ये भी प्रयोगशाला में ही इस्तेमाल किया जाता है, पायरेक्स कांच, ठीक है, कई सारे उपकरण इसके बने होते हैं, ठीक है, तो याद रखेगा। पोटास कांच की बात करें दोस्तों, इससे बर्तन वगैरह बनाया जाता है, थोड़ा सा हीट कैपेसिटी इसकी ज्यादा होती है, ठीक है, तो जल्दी टूटता नहीं है, ठीक है, तो याद रखें। शीशे के आपने कप देखे होंगे, शीशे के ग्लास भी देखे होंगे जिसमें चाय वाय डाल के पीते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, थोड़ा सा मजबूत भी होता है। पोटास कांच याद रखेगा। आगे सोडा कांच, सोडा कांच का इस्तेमाल किया जाता है ट्यूबलाइट वगैरह में, ठीक है, अब तो खैर ट्यूबलाइट में एलईडी वगैरह आनी शुरू हो गई है, और एलईडी के आगे भी इसी तरह के कांच का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, या फिर बोतल वगैरह बनाने में थोड़ा सा मजबूत कांच होता है, थोड़ा सा, ज्यादा अंतर नहीं है, तो याद रखेगा। क्रुक्स कांच मैंने इसके लिए बताया था दोस्तों, क्रुक्स कांच की खासियत होती है कि धूप में इसका रंग बदल जाता है, ठीक है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया करता है, ठीक है, प्रकाश के साथ, इस वजह से ऐसा होता है। तो क्रुक्स कांच दोस्तों, ये धूपी चश्मे का नाम सुना होगा, जो अगर आप बिना धूप में पहनेंगे तो आपको जो हार पार दिखाई देगा, पारदर्शी होगा, और धूप के समय ये एकदम काला हो जाता है, तो धूपी चश्मा इसको कहा जाता है, क्रुक कांच होता है। क्राउन कांच वगैरह का इस्तेमाल दोस्तों विद्युत बल्ब वगैरह में किया जाता है, ठीक है, क्राउन कांच का इस्तेमाल वहां पे किया जाता है, तो ये आप याद रखेगा। अगला पॉइंट देखिए, कुछ रासायनिकों के नाम दिया जा रहा है, सॉरी कुछ पदार्थों के नाम दिए गए हैं, और आपको बताना है कि वहां पर पीएच मान कितना होता है। पीएच मान क्या होता है, अगर पीएच मान 7 है तो माना जाता है कि वो जो भी पदार्थ है वो उदासीन है, जैसे जल का पीएच मान लगभग 7 के बराबर होता है तो जल उदासीन हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर पीएच मान 7 से ज्यादा होता है तो वह पदार्थ क्षारीय कहा जाता है, और 7 से कम होता है तो पदार्थ अम्लीय कहा जाता है। दोनों बातें आप याद रखिएगा। जैसे लिख रहा है शुद्ध जल, तो लिख रहा है शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है, शुद्ध जल का, ठीक है, या आशुद्ध जल जिसको कहते हैं, या फिर जो वर्षा का जल होता है उसका भी पीएच मान 7 होता है। उसी तरह से अगर टमाटर का जूस की बात कर ले तो ये अम्लीय होता है, खट्टापन होता है ना, तो अम्लीय होता है, याद रखिए 4.5 से 5.5 होता है इसका पीएच मान टमाटर के जूस का। सिरका वगैरह जो होता है ना, घर में सिरका होता है, ठीक है, तो याद रखिए सिरका और भी ज्यादा खट्टा लगता है तो 2.4 दिया है यहाँ पर, ठीक है, तो याद रखिए सिरका का पीएच मान, इसका मतलब सिरका भी क्या होता है, अम्लीय होता है। 7 से नीचे है मतलब अम्लीय, अम्लीय मतलब खट्टापन ज्यादा होगा। बियर वगैरह करते हो दोस्तों तो ये भी थोड़ा सा गले में जलता है, आप सभी को पता होगा, ठीक है, हर कोई टेस्ट भी कर चुका होगा, करना नहीं चाहिए,
करिए, ठीक है, थोड़ा सा बचाव करिए। ये सब क्या है, उलझुल की चीजें हैं और आपके जिंदगी के ब्रेकर हैं। जब आप जिंदगी में बड़े तेजी से, बड़े तेज रफ्तार से आगे बढ़ते हैं तो आपके जिंदगी में आपकी परीक्षाएं लेने के लिए इस तरह के छोटे छोटे ब्रेकर बनते हैं आपको बर्बाद करने के लिए, ठीक है, जिसमें आपका बड़ा मन लगता है। उसी में से एक बर्बादी का रास्ता था क्या, आपका जो है टिकटॉक था, अब जो है समाप्त हो रहा है धीरे धीरे। जो लाइक्स था, आप यूज करते थे लाइक वगैरह, ठीक है, वो भी एक बर्बादी का रास्ता है। आजकल आपके गेम बन गए पबजी वगैरह, वो भी बर्बादी का रास्ता है, क्योंकि गेम वगैरह यार इंटरटेनमेंट के लिए खेला जाता था। आज क्या है, वो लोगों की आदत को खराब कर रहा है, ठीक है। टिकटॉक अगर आप इंटरटेनमेंट के लिए जुड़े हैं, चलो ठीक है, थोड़ा बहुत कभी मस्ती हो गया, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा दिन उसी पे काम कर रहे हैं, तो फिर वो गलत है, ठीक है। तो याद रखिए, इसीलिए ये मैं कह रहा हूं कि आपके जीवन में ये बाधाएं हैं, इनको आपको पार करना है। लेकिन इनको वही व्यक्ति पार कर सकता है जो मेंटली क्या हो, स्ट्रांग हो। जो मेंटली कमजोर होगा वो कभी भी इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो आप क्या है, आप डिसाइड करिए। तो बियर वगैरह जो दोस्तों, ये 4 से 5 इसका जो होता है पीएच मान होता है, इसका मतलब इसमें भी अम्लीय एसिड होता है, ठीक है। शराब की बात करें, ये तो प्योर एल्कोहल है, प्योर एल्कोहल है तो और भी ज्यादा अम्लीय होगा, 2.8 होता है, ठीक है। सिरका से ठीक ऊपर होता है, सिरका का 2.45 तक होता है, इसका 2.8 है। कॉफी की बात करें दोस्तों, तो ये भी जो है अम्ली वाली श्रेणी में आता है, 4.5 से 5.5 कॉफी का भी पीएच मान आता है। तो इसको दोस्तों आप याद रखेगा। और भी पीएच मान बता देता हूं, ठीक है, और भी देख लीजिए। आगे दे रहा दूध, दूध क्या होता है दोस्तों, यह भी अम्ली में ही आता है, 6.4 है, ठीक है, एकदम करीब है 7 के ना, इसलिए आपको ज्यादा एहसास नहीं होता है। नींबू के रस की बात करें, उसमें तो और भी ज्यादा एसिड होता है, ठीक है, तो प्योर एसिड है, ठीक है, तो याद रखें 2.2 यहां पर। समुद्री जल की बात करें, समुद्री जल याद रखें, उसमें नमक मिल गया होता है, खारापन ज्यादा होता है, वो उसमें तिक्ष्णा वो उतना ज्यादा अम्लीय नहीं होता, वो उदासीन से भी आगे होता है, क्योंकि जल आ गया तो जल के बाद फिर उदासीन हो जाएगा, और उदासीन हो गया तो और आगे बढ़ेंगे तो क्षारीय हो जाएगा। 8.4 होता है इसका पीएच मान, ठीक है। मनुष्य का जो ब्लड होता है वो भी क्षारीय होता है। परीक्षा में प्रश्न आता है, मनुष्य का ब्लड क्या है, क्षारीय है या अम्लीय, तो 7.4 इसका पीएच मान होता है। इसका मतलब क्या है, क्षारीय है, क्योंकि 7 से ज्यादा है। आगे कह रहा मनुष्य का जो मूत्र होता है वो क्या होता है, मूत्र अम्लीय होता है, मूत्र अम्लीय होता है। 6.6 दिया यहां पर, 6.2, 6.1, 6.3 तक भी होता है, 5.8 भी आ जाता है। ये अप एंड डाउन करता रहता है। आपको पता है कि मनुष्य का जो मूत्र होता है उसका पीएच मान घटता बढ़ता रहता है, क्योंकि आप जो खाओगे वही वहां से निकलने वाला है, ठीक है, लिक्विड फॉर्मेट में। तो याद रखेगा। लार वगैरह जो होता है मुख का, इसका भी पीएच मान 6.5 होता है, मतलब कि अभी क्या होता है, अम्लीय होता है, क्षारीय नहीं। क्षारीय में अगर आप देखेंगे तो वही समुद्री जल हो गया सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए, इसको भी जरा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इतनी बातें हो गई। अगला पॉइंट दे रहा है दोस्तों, रासायनिक नाम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं कई दिन से सोच रहा था इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए, बट टाइम नहीं मिल पा रहा था। आज मुझे लगा यार इसी टॉपिक में पढ़ा देता हूं। अब मैं जिन जिन प्रोडक्ट का नाम बताने वाला हूं ना, उसको आप एकदम रट लीजिए या याद कर लीजिए, गलती से भी भूलिएगा मत, ठीक है। पहला लिख रहा है दोस्तों कास्टिक सोडा, ध्यान दीजिएगा। देखिए कास्टिक नाम से 2-3-4 चीजें आती हैं जो आपको कंफ्यूज करती है। एक तो होता है कास्टिक सोडा, ठीक है, लेकिन अगर मैं सोडा से सोडा की बात करूं तो खाने वाला सोडा अलग होता है और धोने वाला सोडा अलग होता है, तो कभी आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसलिए मैं जानबूझकर एक साथ लिख दिया हूं कि मन में कोई चीज ना आए। यहां पर देखिए कास्टिक सोडा और फिर इसके बाद कास्टिक पोटास, दोनों को लिखा हूं मैं कि इसमें भी कोई कंफ्यूजन ना हो। कास्टिक सोडा जो आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कास्टिक सोडा, ये कास्टिक सोडा एक्चुअल में, ठीक है, क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम मतलब Na और हाइड्रोक्साइड मतलब OH। हाइड्रोक्साइड कहीं भी लिखा है मतलब OH आपको लिखना है। सोडियम माने Na कितना होता है, ठीक है, यानी 11 नंबर पे आता है, सोडियम 11 नंबर पे, मैग्नीशियम 12 नंबर पे, याद होगा ना आपको, तो याद रखें। एल्युमिनियम 13 पे, सिलिकॉन 14 पे, ठीक है, ये सब याद रखेगा। आगे देखिए कह रहा है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, पोटेशियम 19 नंबर पे, एटॉमिक नंबर 19 होता है, कैल्शियम का 20 होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। भाई पोटास है ना, तो पोटास से समझ लो पोटेशियम, ठीक है, और यहाँ पे कास्टिक सोडा सोडियम, ठीक है, तो याद रखेगा। अब कैसे याद रखोगे, अगर भूल गए तो सोडियम माने याद रखना है सोडी, सोडी माने जो कोई लड़की हो बड़ा प्यार करते हो सोडी, तो उसका खर्चे बड़ा ज्यादा होते हैं। कास्टिक मतलब बहुत कॉस्टली होता है, उनको उनके साथ रहना, उनके साथ, मतलब एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, ठीक है, बुरा मत मानना। तो याद रखें कास्टिक सोडियम हाइड्रोक्साइड याद रखना है, मतलब NaOH हो गया, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मतलब वो क्या हो गया आपका, सीधे सीधे कास्टिक पोटास हो गया। तो पोटेशियम को आप K से डिनोट करते हो तो KOH हो गया, सिंपल। इसी तरह से अगर मैं खाने वाले सोडे की बात करूं, खाने वाला सोडा, ठीक है, तो याद रखें इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने वाला है ना, तो खरीदे हो किसके लिए, खाने के लिए, तो सोडियम
सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका होता है NaHCO3। क्या होता है? NaHCO3। उसी तरह धोने वाला सोडे की बात करें, कपड़े धोने वाले, तो उसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, इसमें बाई वर्ड नहीं लगा होता है, तो इसका फार्मूला बन जाता है Na2CO3। यहां पे क्या था? NaH होता है, यहां पे क्या था? Na2 है, Na2CO3, सिंपल है। इसी तरह लाइमस्टोन या चाक की बात करें, चाक हो या दुद्धि होता है ना, जिससे व्हाइट बोर्ड पे लिखा जाता है, याद है ना, बचपन में पढ़ते थे व्हाइट बोर्ड पर, तो चाक होता है, तो उसी चाक की बात कर रहा हूं। उसको लाइमस्टोन भी बोलते हैं, या लाइमस्टोन अलग होता है, एक्चुअली थोड़ा सा अलग होता है, चूने से ही संबंधित होता है। मिर्जापुर वगैरह में लाइमस्टोन पाया जाता है, क्योंकि वहां पर चूने वगैरह की सामग्री भी है। और आपको ये भी पता होगा, जहां कुडप्पा क्रम की चट्टानें होती हैं, खास करके विंध्य क्रम की चट्टानें होती, वहां पर चूने पत्थर से संबंधित चीजों की अधिकता ज्यादा मिलती है। सब ज्योग्राफी में पढ़ाया गया है, हर विषय आपको पढ़ा दिया गया है। अगर एक अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है, जो ईमानदारी से सच में पढ़ना चाहता है और स्टडी 91 पर आ गया ना, तो वो जिंदगी में सफल हो ही जाएगा, क्योंकि सब कुछ दिया गया है। ठीक है, तो याद रखें, लाइमस्टोन या चाक ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इसको बोलते हैं CaCO3। क्या बोलते हैं? CaCO3। तो इतना चीज यहां पे याद रखेगा। आगे बढ़ते हैं। अब चूने से बात आई गई तो बुझा चूना आपने भी सुना होगा, और आपने खाली चूने का भी नाम सुना होगा। तो जो दोस्तों खाली चूना होता है वो क्या होता है? वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, मतलब सिंपली CaO होता है। और जहां पर मैं बुझे चूने की बात कर रहा हूं, एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। अब हाइड्रोक्साइड मतलब OH, ठीक है, तो याद रखेगा CaOH2 यहां पे आ जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी याद रखेगा। इसी तरह से लॉफिंग गैस का नाम सुना होगा, जिसको सूंघ करके लोग हंसने लगते हैं। मूवी भी आपने देखा होगा, एंटरटेनमेंट एक मूवी अक्षय कुमार की, आप देखिएगा, ठीक है, उसमें लास्ट में लाफिंग गैस जो है दिखाया गया है कि कैसे लोग जो उसके लेने के बाद जो है हंसने लगते हैं। तो ये नाइट्रस ऑक्साइड होता है, तो Na2 और लास्ट में वो लगा दो, ऑक्साइड है, तो ठीक है। उसी तरह लिथार्ज देखा होगा, लिथार्ज, ठीक है, ये लेड ऑक्साइड होता है। लेड यानी Pb, लेड को कैसे डिनोट करते हो? Pb से, तो याद रखेगा लेड ऑक्साइड में बड़ा हो कर दीजिएगा, PbO हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से सिलिका की बात करें तो सिलिकॉन ऑक्साइड होता है, सिलिका को डिनोट करते हो Si से, तो इसका हो जाएगा SiO2, ठीक है, सिलिकॉन ऑक्साइड हो जाएगा, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, लिख रहा हरा कशीस, हरा कशीस नीला थोथा, दोनों एक जैसे होते, थोड़ा सा अंतर है, दोनों में सल्फेट होता है। हरा कशीस की बात करें तो इसमें क्या होता है? फेरिक सल्फेट होता है। हरा कशीस में क्या होता है? फेरिक सल्फेट होता है। फेरिक, तो फेरिक मतलब आपने लोहा सुना होगा, ठीक है, उसी से बना हुआ फेरस फेरिक। तो Fe2SO4 और ब्रैकेट में कर देना दोनों को, फिर उसके बाद होल ऑफ दिस को 2 बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए, तेरा नीला थोथा कॉपर सल्फेट बोलते हैं। मैंने यहाँ पे रासायनिक सूत्र भी लिख दिया है, बट आप इसको याद रखो, नीला थोथा ही क्या है? कॉपर सल्फेट है, और कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4, ठीक है। और जिप्सम, जिप्सम के बारे में आपको बता दूं, जिप्सम देखिए, इसको कैल्शियम सल्फेट कहा जाता है, जिप्सम को कैल्शियम सल्फेट कहा जाता है। क्या लिख रहा है? CaSO4 और फिर क्या? 2H2O, वहां पे जिप्सम हो जाएगा। अगर हाफ H2 हो जाता तो क्या हो जाता? बताइए, POP हो जाता, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या हो जाता? अगर मैं यहीं पे POP की बात करूं, प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करूं, तो उसका क्या हो जाता? फार्मूला CaSO4 और क्या हो जाता? हाफ H2O। क्या हो जाता? हाफ H2O। ये क्या हो जाता? प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ये भी पढ़ाया गया होगा आपको। गैलेना की बात करें तो लेड ऑक्साइड होता है, PbO, ठीक है, PbS, सॉरी लेड ऑक्साइड नहीं, लेड सल्फाइड होता है गैलेना, ठीक है, तो याद रखिएगा। सुहागा दोस्तों, सुहागा को बोरेक्स होता है, एक्चुअली हम लोग इसको सुहागा बोलते हैं, तो याद रखिए, इसका थोड़ा सा लंबा होता है, Na2B4O7 10H2O, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सुहागा ही बोरेक्स है, कुछ अलग से नहीं है। शुष्क बर्फ की बात करते हैं, ठीक है, सूखा बर्फ, तो इसको ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड का तो CO2 होता है, तो यहां पे भी रहेगा। साधारण नमक की बात कर दे, सोडियम क्लोराइड होता है, NaCl को साधारण नमक कहा जाता है, सोडियम क्लोराइड। स्प्रिट की बात कर लें तो मेथिल अल्कोहल होता है स्प्रिट में, और जो अल्कोहल हम लोग लेते हैं वो लोग एथिल अल्कोहल होता है, ठीक है, हम लोग नहीं लेते हैं, ठीक है, बहुत लोग लेते हैं, ठीक है। तो स्प्रिट का एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल में CH3OH हो जाता है, ठीक है, और अल्कोहल में जो होता है वो एथिल अल्कोहल होता है, तो C2H3OH हो जाता है। और कार्बोलिक अम्ल जो है दोस्तों, ये फिनाल होता है, ठीक है, और इसका हो जाता है C6H5OH, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप नोट कर लीजिए, एक स्क्रीनशॉट लोग लेने के लिए हमेशा बोलते रहते हैं, मैं दे रहा हूं, ठीक है। तो घबराइए मत, ये सब आपको लिखा हुआ मिलेगा केमिस्ट्री के नोट्स में, परेशान मत होइए। अब केमिस्ट्री आपकी समाप्त हो गई तो जल्दी केमिस्ट्री का नोट्स आने वाला है, वो आप ले लेंगे, तो इसमें सब कुछ लिखा रहेगा। लाल दवा का नाम सुना होगा, पोटेशियम परमैंगनेट होता है इसमें, लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, तो KMnO4, ठीक है। लाल सिंदूर दोस्तों, इसमें लेड परऑक्साइड होता है, लेड, जैसे लेड ऑक्साइड आपने पढ़ा था ना PbO, उसी तरह से यहां लेड परऑक्साइड होता है, ठीक है, तो Pb3O4 होता है।
बोरेक अम्ल में दोस्तों इसमें साइट्रिक अम्ल होता है, नौसादर का अमोनियम क्लोराइड होता है, जैसे सोडियम क्लोराइड का नमक होता है साधारण नमक, उसी तरह से नौसादर का अमोनियम क्लोराइड होता है। सिरका एसिटिक एसिड होता है, आप सभी को पता है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। इस तरह के अगर स्पेशल वीडियोज आपको चाहिए तो आप कमेंट करके बताओ, पहले आप बताओ फिर मैं वीडियोज बनाना शुरू करूंगा, क्योंकि केमिस्ट्री ओवरऑल मैंने पढ़ा दिया है, जितना आपके एग्जाम में आता है उस हिसाब से कंपटीशन एग्जाम के लेवल पर आपको पूरी की पूरी केमिस्ट्री पढ़ा दी गई है। अब मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट होगा, ठीक है। हाँ, आगे अगर इस तरह का अच्छे अच्छे वीडियो चाहिए, एक तरह से एग्जाम के लिए निचोड़ है कि एग्जाम टाइम में आप रिवीजन करके चले जाओ, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं जरूर इस तरह के वीडियोस को बनाऊंगा आगे, ठीक है। आप सभी का धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।